आप सभी को मेरा नमस्कार। न्यू स्टडी एबी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कृषि का टॉपिक पूछे जाते हैं। कृषि से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे, चाहे फसल का टाइप हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, है ना, या कहाँ पे कौन सा उत्पादन ज़्यादा होता है। इन सभी फैक्ट को आज हम देखेंगे, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार भारत की आबादी का लगभग 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि अभी भी जितने लोग हैं उनमें से 49% लोग जो है अभी रोजगार के लिए किसी न किसी रूप से वो कृषि पर ही निर्भर है। 49%, लगभग आधी। इसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60.4% भूभाग पर कृषि की जाती है। जितने क्षेत्रफल है भारत के, उसके 60% क्षेत्रफल पर अभी भी कृषि की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हुआ था 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था। पहला कृषि विश्वविद्यालय, कृषि के लिए भी अलग अलग स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो पहला कृषि विश्वविद्यालय बना 17 नवंबर 1960 को। आगे चलकर इसी का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो आगे इसी का नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये कहाँ पे है? तो ये पंतनगर उत्तराखंड में है। जब ये बना था उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय तत्कालीन अगर पूछा जाए तो तत्कालीन कहाँ पे था? यूपी में था। तत्कालीन कहाँ पे? यूपी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद और भी फैक्ट देखते हैं और कुछ मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, भारत में जो फसलें उपजाई जाती है वो मौसमों के अनुसार बहुत पहले समय से भी उपजाया जा रहा है और अभी भी मौसम के अनुसार फसलों को उपजाया जाता है। कुछ कुछ फसल ऐसे हैं जो सालों भर उपजाई जाती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हाई हो गया है। तो हाई, जैसे बंगाल में जो है चावल की खेती पूरे साल होती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो मानसून का सत्र होता है उसी समय जो है चावल का खेती होता है। इस आधार पे भारत में जो फसल है, फसलों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है, उसी को देखते हैं। पहला जो वर्गीकरण है वो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आती है शीतकालीन फसल जो है उसको बोला जाता है रबी फसल। रबी फसल क्या, बुआई कब किया जाता है, मतलब रोपण कब हुआ जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में इसका रोपण होता है और मार्च से अप्रैल में जो है फसल तैयार हो जाता है, इसका कटाई कर लिया जाता है। रबी फसल, इसमें कौन कौन सा फसल है? फसल इंपॉर्टेंट है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। मतलब जो ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स हैं उनको इन सबको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो लोग देखते भी होंगे कि रबी किस सीजन में लगा जा रहा है, गेहूं कब लगता है, ये सब उनको आइडिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला है खरीफ। खरीफ का जो फसल है वो गर्मी के मौसम में होता है, इसीलिए इसे ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। तो खरीफ की बात अगर हम करें तो जून जुलाई, जिस समय धान का रोपण किया जाता है, तो जून जुलाई में इसका रोपण हुआ और अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई कर लिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? तो चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये बुक का रेफरेंस लिया गया है। फसल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि बाजरा जो है खरीफ फसल है, रबी है, जायद है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इसको खरीफ टिक करके आएंगे। तीसरा जो फसल है इन दोनों के बीच के मौसम में, वो होता है जायद फसल। जायद मतलब शीत और ग्रीष्म दोनों के मध्य की फसल है। ठीक है, इसमें मार्च अप्रैल में जैसे ही रबी खत्म होगा, रबी फसल गेहूं कटेगा, उसके बाद की जो फसलें लगाई जाती है वो जायद के अंतर्गत आती है। मार्च अप्रैल में लगाया गया और जून जुलाई में जो खरीफ लगाया जाता है उसके पहले ही इसका कटाई कर लिया जाता है। मतलब एक तरह का मौसम की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन सा फसल है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। सब्जी वगैरह जो होते हैं वो एक तरह के इन समय जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ ही कुछ कुछ जो है नकदी फसल भी आते हैं। नकदी फसल में कौन आएगा? तो जैसे गन्ना, कपास,
मतलब जिसको बेच के तुरंत आमदनी कमा लिया जाए उसी को नकदी फसल कहा जाता है। तो ये फसलों का वर्गीकरण है, ये छोटा सा टेबल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फसलों का प्रकार था कि किस मौसम में कौन सा फसल उपजाया जाता है। इसके बाद फसलों की उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई। उसी योजनाओं को क्रांति नाम दे दिया गया। जैसे उसी में सबसे पहले एक योजना आया था जिसका नाम दे दिया गया हरित क्रांति। हरित क्रांति ये 1965 के आसपास के समय आया था, 1965-66 के आसपास लाया गया था। अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति क्यों आया, तो हमारे यहाँ या विश्व की बात करें तो जो खेती होती थी, पहले मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे पारंपरिक खेती होती थी। मौसम के अनुसार बारिश हो रहा है तो खेती हो रहा है, जो भी बीज है वो सब पुराने लेवल के थे बीज। तो जब जनसंख्या बढ़ा तो जनसंख्या में अनाज का भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगा। इसके लिए कृषि प्रोडक्ट को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ा। तो बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए नए नए टेक्नोलॉजी आने लगे, सिंचाई व्यवस्था बढ़ा, बीज का जो बीज जो रोपा जाता था शुरुआत में उसका टेक्नोलॉजी बढ़ाया गया ताकि अलग अलग तरह के आलू हो, अलग अलग तरह का, कम एरिया में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो जाए, कम ही एरिया में ज़्यादा आम हो जाए। तो इन सब का जो बीज लाया गया, नया टेक्नोलॉजी से नया उर्वरक लाया गया, तो ये सब करने की क्रिया को हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति क्या है, तो साइंटिफिक तरीके से कृषि उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया, उसमें मशीनीकरण का उपयोग किया गया अलग अलग तरह का। ठीक है, तो अब बात करते हैं विश्व में। विश्व में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है वो जाता है नॉर्मन बेरलॉग को। कौन? नॉर्मन बेरलॉग। बेरलॉग। अगर हम भारत की बात करें तो वो थे MS स्वामीनाथन। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। अब बात करते हैं कि कृषि उत्पादन के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, उसी को नाम दे दिया क्रांति। जैसे हरित क्रांति, क्रांति का मतलब कोई आंदोलन वाली क्रांति नहीं है, ये योजना की बात कर रहा है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति जब भारत में आया था, कौन सी फसल पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था गेहूं पे। गेहूं सबसे ज़्यादा जो उत्पादन बढ़ा वो गेहूं का। दूसरा नंबर पे पूछा जाता है तो दूसरा नंबर पे बोल सकते हैं आप चावल। चावल का उत्पादन दूसरा सबसे अधिक बढ़ा था। और दूसरी क्रांति की हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली क्रांति जो है वो अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति क्यों आया, तो फल और सब्जी के उत्पादन में वृद्धि के लिए, फल और सब्जी का उत्पादन में वृद्धि, उसके लिए एक योजना चलाई गई, उसका नाम दे दिया गया सुनहरी क्रांति। क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। श्वेत क्रांति, तो दूध उत्पादन से, अगर याद ना भी हो तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, दूध का रंग लगभग कैसा होता है, तो लगभग येलो, अरे वाइट होता है। प्रोटीन के कारण थोड़ा सा पीलापन होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली दूध जो है वाइट होता है। आप याद करने के लिए कर सकते हैं श्वेत क्रांति। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा से। नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जल कैसा दिखता है, समुद्र का जल नीला, तो नीला में क्या है, मत्स्य, मतलब मछली, मछलियाँ जल में रहती है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। लाल क्रांति, टमाटर भी लाल, और मांस, मांस तो मान लीजिए एक तरह का खून है, तो आप ये याद करने का तरीका है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। काली क्रांति, काली क्रांति पेट्रोलियम से, काली क्रांति पेट्रोलियम से आप लोग याद रखेंगे या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से। तिलहन में क्या होता है, जैसे सरसों, सरसों से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल होता है और इसके फूल जो है पीले होते हैं, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कुछ और क्रांतियां हैं। आगे जो क्रांति है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है आपका झींगा, मछली, मांस के निर्यात की बात कर रहा है। मांस उत्पादन की बात कर रहा था लाल क्रांति, लेकिन मांस को निर्यात किया जाए ये बात कर रहा है गुलाबी क्रांति में। इसके बाद प्याज का उत्पादन, प्याज उत्पादन भी गुलाबी क्रांति। प्याज भी एक तरह का गुलाबी टाइप का होता है, आप कलर से भी देख सकते हैं। उसके बाद अमृत क्रांति, अमृत क्रांति मतलब नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो, नदी जोड़ो मतलब पानी का काम कर रहा है, और पानी हम लोग के जीवन में अमृत के समान है, पानी के बिना कुछ है ही नहीं। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, आलू का अप्रोक्स जो शेप है वो गोल होता है, वो आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फैक्ट हैं।
इसके बाद कुछ और विधि आता है। जैसे विधि में क्या आएगा आप लोग देख सकते हैं, इन सब का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कृषि की प्रमुख विधियाँ, कृषि की प्रमुख विधियाँ, सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, मतलब जल में अगर पौधे उगाया जा रहा है, मृदा रहित कृषि, मिट्टी की बात नहीं है, पानी के ऊपर में ही जो है उसका फसल रोप दिया जाता है, जैसे एक सिंघाड़ा होता है, नॉर्मली पानी फल होता है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों का उगाना, मृदा रहित कृषि है ये, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी की बात करें तो इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी की बात करें इसको हॉर्टिकल्चर। विटिकल्चर, विटिकल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन। और सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो सेरीकल्चर हो गया रेशम रेशम कीट पालन से। उसके बाद एक एपीकल्चर होता है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। एक पोमोकल्चर था, पोमोकल्चर क्या हो गया, ये फलों का उत्पादन। और फ्लोरिकल्चर क्या हो गया, फूलों का उत्पादन। आप देखिए इसमें समानता भी है, फ्लोरो फूल दोनों। बर्मी कल्चर, बल्मी कल्चर केचुआ उत्पादन। बर्मी कल्चर, बर्मी मतलब एक तरह का कंपोस्ट की बात कर रहा है, और केचुआ जो है कंपोस्ट के रूप में भी मिट्टी के लिए बहुत काम करता है फसल उत्पादन में। ये सभी जो है एक तरह का कल्चर है, कृषि की विधियां हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई भी फसल है इंडिया में, कहाँ पे ज़्यादा उपजाया जाता है, किस एरिया में कह लें या किस राज्य में कह लें, उसकी बात कर रहे हैं। तो आंकड़े 2018 के अनुसार की बात करें, आलू, आलू सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार। आपको तीनों उतना ध्यान नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला ध्यान आपको रखना ही रखना है कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। प्याज की अगर बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में। प्याज सर्वाधिक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। आप इसको ऐसे भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है नारियल की। तो नारियल जो है समुद्री इलाके में होता है, और केरल समुद्री राज्य है, तो नारियल सर्वाधिक कहाँ होगा, केरल में। काजू की बात करें तो काजू सर्वाधिक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, काजू महाराष्ट्र में। कुल फल, कुल फल की बात करने का क्या मतलब है कि सभी फल का कंबाइंड रूप, जैसे कहीं पे केला ज़्यादा होता है, कहीं पे आम ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल फल की बात कर दें सभी के कंबाइंड, तो कुल फल की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में। आगे कुल सब्जी, कुल सब्जी की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक सब्जी होता है। हो सकता है कहीं पे आलू ज़्यादा होता हो, कहीं पे भिंडी ज़्यादा होता हो, लेकिन कुल सब्जियों की बात कर देंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। मसाले, मसाले सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्वांटिटी में बात करें तो मसाले मध्य प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। तंबाकू, तंबाकू कहाँ पे होता है, गुजरात में सर्वाधिक। तंबाकू सर्वाधिक गुजरात में। आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू कहाँ कहाँ उपजाया जाता है मेनली, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन नहीं होता है, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देंगे, तो ये सब अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप उसको एलिमिनेट करके टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और फसल हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे चावल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, यूपी में जो है, यूपी का एरिया पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है। यूपी में भी चावल उपजाया जाता है, बंगाल में भी। फिर भी बंगाल में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल चावल का उत्पादन किया जाता है, बहुत सारे एरिया में 3-3 फसल उपजाया जाता है एक साल में। उसके बाद गेहूँ, गेहूँ में सर्वाधिक यूपी में, गेहूँ में सर्वाधिक उत्पादन होता है यूपी में। लेकिन अगर बोले कि कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, वो होता है पंजाब में। पंजाब में कम ही क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी में। आगे बढ़ते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मक्का, अगर मक्का की बात करें तो सर्वाधिक मक्का होता है कर्नाटक में। मक्का सर्वाधिक कर्नाटक में, आप लोग इसको देख लेंगे। महाराष्ट्र भी, मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी मक्का का उत्पादन होता है। कुल मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान, मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान। चना सर्वाधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। चना सर्वाधिक कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ें।
तूर, तूर मतलब अरहर, एक तरह का दाल होता है। तूर एक तरह का दाल है, सर्वाधिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कुल दाल, कुल दालें की बात करें तो महाराष्ट्र में सभी तरह का, तूर का दाल है, चना का भी दाल होता है, मसूर का भी दाल होता है ना। तो कुल दाल की बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न, सभी खाद्यान्न को मिला दें आप, चावल गेहूं मक्का जो भी है, तो उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके उत्तर प्रदेश में। आप इन सभी राज्यों को ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट की तरफ चलते हैं। कुछ और फसल है जिसको हम लोग देखते हैं। मूंगफली, मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होता है? गुजरात में। रेपिड या सरसों सर्वाधिक कहाँ होता है? राजस्थान में। सरसों सर्वाधिक कहाँ? राजस्थान में। सोयाबीन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को एक और नाम दिया जाता है सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। सोया मतलब सो नहीं गया, ये सोयाबीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। उसके बाद सूर्यमुखी की बात करें, सूर्यमुखी की बात करें तो ये कहाँ पे होता है सर्वाधिक? कर्नाटक में। उसके बाद बिहार, उड़ीसा, ये अन्य राज्य भी हैं, आप लोग देख रहे होंगे। कुल तिलहन की बात करें, कुल तिलहन, तेल वाले जैसे सरसों, सरसों सर्वाधिक कहाँ हो रहा था? राजस्थान में। लेकिन तिलहन का फसल सिर्फ सरसों नहीं है, सूर्यमुखी से भी तेल निकाला जाता है ना। तो ऐसे कुल तिलहन की बात करें तो वो सर्वाधिक होता है आपके मध्य प्रदेश में। कुछ अन्य फसलों की भी बात करते हैं, नकदी फसल जिसको बेच के पैसे ले लिए जाते हैं, जैसे गन्ना। गन्ना की हम लोग बात करेंगे, सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कपास, कपास सर्वाधिक होता है आपके गुजरात में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ें तो सर्वाधिक दिख रहा है जूट या मेस, जूट, जूट और मेस्ता, ये सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। जूट का मेनली उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में ही किया जाता है अप्रोक्स, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अब बात आती है कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जैसे चावल, मान लेते हैं हम चावल, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में, इसको वेस्ट बंगाल भी बोल सकते हैं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। इन सब का उत्पादन और बढ़े, इन सब पे अच्छे से चलता रहे, इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। सिर्फ चावल और गेहूं की भी नहीं, हर एक तरह के फसल जो है उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, उस पर शोध करने के लिए। जिस तरह कृषि विश्वविद्यालय भी बनाया गया है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उसी तरह कौन कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे है, इन सब से भी सवाल आते हैं। इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के कृषि शोध संस्थान, ये कृषि से रिलेटेड शोध मतलब रिसर्च, रिसर्च करने का संस्थान है। पहला बढ़ते हैं हम जम्मू कश्मीर में, ऊपर से ही देखते चलते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ये पुराना मैप है, इसीलिए अभी जो है इस पे लद्दाख बन गया है, लगभग इस टाइप में, इस टाइप में लद्दाख बन गया। तो ये एरिया लद्दाख का है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं 31 अक्टूबर 2019 से। तो पहला जो पॉइंट है, केंद्रीय उष्ण बागवानी हॉर्टिकल्चर संस्थान, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। केंद्रीय उष्ण बागवानी हॉर्टिकल्चर संस्थान श्रीनगर में। आप मैप के थ्रू जो है दिमाग में इसको फिट कर सकते हैं। केंद्रीय उष्ण बागवानी, आपको तुरंत याद आएगा कि भारत के ऊपरी भाग में है, मतलब श्रीनगर में। आलू अनुसंधान संस्थान, आलू की अगर बात करते हैं तो आलू अनुसंधान संस्थान है आपके कहाँ पे? आलू अनुसंधान है शिमला में। शिमला कहाँ है? तो शिमला जो है आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एक और है पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु स्वास्थ्य संस्थान पंजाब, मतलब पंजाब में एक शहर है उसका नाम है जालंधर, तो जालंधर में आपके पशु स्वास्थ्य संस्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें, आप ये जो करनाल और हिसार दिख रहा है, ये दोनों हरियाणा में है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पहला है डेयरी अनुसंधान संस्थान, डेयरी, डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन जो होता है इसका रिसर्च। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो भैंस वाला कहाँ पे है? हिसार में, और डेयरी वाला कहाँ पे है? करनाल में। तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि भैंस जो है, भैंस से बहुत सारा दूध भी मिलता है, तो दोनों चीज़ें एक ही जगह हैं, और दोनों कहाँ पे है? हरियाणा में। भैंस की बात करें तो हिसार, और डेयरी की बात करें तो करनाल, दो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं राजस्थान पे। राजस्थान पे आएंगे तो पहला है जयपुर में चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान।
चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान। उसके बाद अंबिकापुर है, अंबिकापुर में है केंद्रीय भेड़ व बैल अनुसंधान। भेड़ व बैल अनुसंधान कहाँ पे है संस्थान? यह है अंबिकापुर। ये सभी कहाँ है? राजस्थान में। फिर है टिड्डा चेतावनी केंद्र, यह है जोधपुर राजस्थान में। टिड्डा का कभी कभी जो है आक्रमण हो जाता है, एक छोटा सा जो है कीट टाइप का होता है जो फसलों को खा जाता है किसान में। ठीक है, तो 3 चीज आपके राजस्थान में हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग यूपी की तरफ। यूपी में देखिए सबसे पहले है कानपुर, दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर यूपी में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है यूपी में, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान, ये दोनों लखनऊ में है। कहाँ पे? यूपी में। फिर दलहन वाला कहाँ पे है? दललन लिखा है, ये दलहन है, तो दलहन वाला कहाँ पे है? कानपुर में। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट दिख रहा है गाजियाबाद में, जो गाजियाबाद में क्या है तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। जैव उर्वरक मतलब जैविक उर्वरक, जो खाद्य अभी केमिकली बनते हैं, कुछ जैविक रूप से भी बनते हैं, जो वेस्टेज होता है उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है तो वो जैविक खाद होता है। तो इन सब के विकास के लिए जो केंद्र है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ? दिल्ली के पास है, लेकिन है कहाँ पे? तो यूपी में। झांसी, तो रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है झांसी में। लक्ष्मीबाई यहाँ से संबंधित भी है, तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात जो करेंगे तो वो आनंद गुजरात में है। ये कौन सा एरिया है ये वाला? तो ये गुजरात है। और एक और था डेयरी वाला, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह है करनाल हरियाणा में। लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करें तो वो है आनंद गुजरात में। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता में है पटसन से संबंधित रेसे अनुसंधान संस्थान। पटसन से संबंधित रेसे अनुसंधान संस्थान है आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा था पश्चिम बंगाल में, WBA है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसका जो संस्थान बनाया गया है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह है कटक में। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसके बाद आते हैं अगला पे, अब आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र पे जो है पुणे में सबसे पहले है पशु रोग जांच प्रयोगशाला। पशु रोगों का जो जांच होता है उसका प्रयोगशाला है पुणे में, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नागपुर में है केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान। तो सूती वस्त्र का रिसर्च संस्थान कहाँ पे है? तो वह है आपके नागपुर में। इसके बाद आते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो है हैदराबाद है, और हैदराबाद में है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान। शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक राजमुंद्री जगह है जहाँ पे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। गन्ना का एक संस्थान था जो आपके लखनऊ में था, गन्ना उत्पादन, लेकिन प्रजनन की बात करें तो यह है कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो ये कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु है। उसके बाद है कोच्चि, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। तो आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, समुद्री मत्स्य की बात कर रहा है। समुद्र वगैरह कहाँ पे है? नॉर्मली कोच्चि में, मतलब केरल वाला एरिया में समुद्र है, तो वहाँ पे कोच्चि में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया। एक और पॉइंट है अंडमान निकोबार पे आते हैं। यहाँ पे है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है पोर्ट ब्लेयर में, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। उम्मीद करते हैं ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आएंगे, आप अच्छे से इसको एंजॉय किए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही डेली और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, यहाँ तक कि अदर कई सारी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद आपका।